हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस एथिक्स का चैप्टर 9 मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन, जो है कल्याणी पब्लिशर्स की बुक में से, जिसके ऑथर्स हैं के घई, पुनीता गोयल और निशा दहिया। इससे पहले हम 8 चैप्टर्स कर चुके हैं बिज़नेस एथिक्स के, ये 9th चैप्टर है। आप सब ग्लोबलाइजेशन टर्म से काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे। आपने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, स्कूल लेवल में भी पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन है क्या, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, कि एक इकोनॉमी जब एक ना रह के कई सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक इकोनॉमी सिर्फ सेल्फ बेस्ड ना रह करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स कम हो जाते हैं, वो सब ग्लोबलाइजेशन होता है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉलेज, पीपल एंड इन्वेस्टमेंट्स। नॉलेज का फ्री फ्लो, पीपल का फ्री फ्लो, इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो, जो आज के दिन चल रहा है हमारी कंट्री में भी, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? मूविंग फ्रॉम नेशनल टू ग्लोबल स्फेयर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। एक नेशनल दायरे से निकलकर ग्लोबल लेवल के दायरे पे पहुंचना। कौन सी एक्टिविटीज़, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर है, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर है, या इकोनॉमिक या कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस और ट्रेड को एक्सपैंड करते हैं इसमें। कहाँ एक्सपेंशन होता है? अक्रॉस ऑल द बॉर्डर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। मैंने जब ये बुक का शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया था बड़े लेवल पे स्टेट का मतलब एक राज्य नहीं होता, बड़े लेवल पे स्टेट का मतलब होता है एक देश। ठीक है, तो सब देशों के बॉर्डर्स के बीच में बिजनेस और ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर। क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस। इकोनॉमिक संबंध बनते हैं आपस में कंट्रीज़ के बीच में, फैसिलिटीज़ का आदान प्रदान होता है। सिक्योर एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल लिविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सब पार्ट्स में, जो विश्व में कहीं भी कोई भी रह रहा है, उन सब के बीच में एक इंटीग्रेशन करना। किस चीज़ का इंटीग्रेशन? सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स का। ये सब ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है कि जो सब एक्टिविटीज़ नेशनल लेवल पे की जाती हैं, वो जब सब एक्टिविटीज़ वो नेशन की बाउंड्रीज हटा दें, पूरे लेवल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे की जाएं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए? पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? कि एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम होगी कि वो कोई भी इंडस्ट्री बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिज़नेस वेंचर खोल सकते हैं। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कोई इलीगल काम करेंगे या फिर ड्रग्स बेचेंगे, अफीम बना के बेचेंगे। नो, कोई भी इंडस्ट्री और ट्रेड का मतलब है विच आर नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक या नेचर है या फीचर है, वो है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अमॉन्ग ऑल नेशंस। हर एक स्टेट जो है वो किसी और स्टेट को, यानी कि हर एक कंट्री किसी न किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस देता है, और उसके साथ में जो ट्रेड होता है उसके साथ में कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्लोबल लेवल पर होती हैं। डोमेस्टिक मार्केट में तो एक्टिविटीज़ होती है, साथ में वही एक्टिविटीज़ वर्ल्ड मार्केट में भी चलती हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम। गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। एक्सपोर्टर्स खुद ढूंढते हैं कि कौन मेरा माल ले सकता है, इंपोर्टर्स खुद ढूंढते हैं कि मैं कहाँ से माल मंगवा सकता हूँ। आजकल बिजनेसेस अपना माल बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। प्राइवेटाइजेशन, ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक फीचर है या ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि गवर्नमेंट दूर रहेगा किसी भी प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, और सब इंडस्ट्री, ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्री फ्लो होगा। जो पर्सन चाहे, जो काम चाहे, वो कर सकता है। इंक्रीज्ड कोलैबोरेशंस। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रैपिड मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मिलजुल के इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है आपस में मिल के काम करना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, encouraging fiscal and financial reforms with a view to give strength to free trade। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कई तरह के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, किस चीज़ के लिए? फ्री ट्रेड के लिए, फ्री एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन और आर्ग्यूमेंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब एक चीज़ को सब प्रेज़ करें या सब क्रिटिसाइज़ करें ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, हर चीज़ में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, कुछ क्रिटिक्स ने या जो लोग और जिनको ग्लोबलाइजेशन सही नहीं लगता, जिनको लगता है इसके रिज़ल्ट सही नहीं हैं, उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं, उन बातों के बारे में हम यहाँ बातें करेंगे। गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर रिच एट द कॉस्ट ऑफ पुअर। कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे सिर्फ अमीरों को हैं और गरीबों की जेब काट के हैं। पुअर की कॉस्ट पे अमीर को फ़ायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन से बड़े बड़े बिजनेसेस ने तो अच्छा काम किया है, जबकि और फिर कॉरपोरेट एलाइट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, जबकि उन्होंने वेजेस उस रेट पे नहीं बढ़ाई हैं जिस रेट पे उनके खुद के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, जिस वजह से वो जो बड़े बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेस हाउसेस हैं, वो तो और ज़्यादा इनकम्स जनरेट कर रहे हैं, उनके स्टॉक वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं और इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, यानी कि पुअर तो वहीं पे ही है या फिर उसकी अगर ग्रोथ हुई है तो वो बहुत कम हुई है और रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, गैप इंक्रीज़ हो गया है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको LDCs लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस दौरान। पर कैपिटा इनकम बहुत गिर गई है। थर्ड वर्ल्ड के दौरान क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गई थी सब जगह पे, मासिव पॉवर्टी हो गई थी। और फिर भी जो ये मेज़र्स अडॉप्ट किए गए उससे फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। कई लोग अभी भी जॉब सीख कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब सीख कर रहे हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कम वेज में काम करने के अलावा। सेकंड है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन में सोर्स ऑफ रिपीटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन के बावजूद क्राइसिस हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं। मैक्सिकन ब्रेकडाउन ऑफ 1994-95 टू साउथ एशियन डिबेकल ऑफ 1990s में, ज़्यादातर कंट्रीज़ में 1990s के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वेव आई है, या उसके बावजूद भी क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एज एन इम्पोज्ड डिसीज़न ऑफ द रिच। क्रिटिक्स यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो है ना ग्लोबलाइजेशन, असल में ये अमीरों का ही डिसीज़न है जो थोपा जा रहा है सब देशों के बीच में। उन्होंने ही फोर्स किया है गवर्नमेंट्स को या इंस्टीट्यूट्स को कि ग्लोबलाइजेशन लाया जाए, और इससे सिर्फ अमीर लोगों को ही फ़ायदा हुआ है। जैसे कि कुछ एक मेजर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे कि यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन EMU, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नाफ्टा, ये इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि जो जनरल पब्लिक के तो ज़्यादा फेवर में नहीं जाती हैं, लेकिन किसके फेवर में जाती हैं? बिग बिजनेस हाउसेस के, रिचेस के फेवर में जाती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि बेनिफिट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ एलाइट इंटरेस्ट्स को फेवर कर रहा है, बड़े लोगों के ही इंटरेस्ट में जा रहा है। अनप्लान्ड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, लेबर कॉस्ट वहीं की वहीं है, वेलफेयर कहीं नहीं बढ़ा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का। स्ट्रेंथन रोल ऑफ MNCs, ग्लोबलाइजेशन के बाद में MNCs का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो इंडिजीनियस बिजनेसेस हैं, देसी बिज़नेस हैं, उनका वो कहीं ना कहीं मारे गए हैं इस सब के बीच में। प्राइवेट प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
इसमें सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं। जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बिज़नेस हाउसेस हैं, उनका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। जब प्राइवेटाइजेशन से पहले क्या था कि पब्लिक जो एंटरप्राइजेस थे उनका मेन मोटिव हम देखते थे तो उनका क्या था, सही गुड्स देना, फेयर प्राइस पे देना। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे तो उनका मेन मोटिव पैसा कमाना भी नहीं था, उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ होता था। लेकिन जो प्राइवेट बिजनेस इतना ज़्यादा पैसा लगाएगा तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही रहेगा, वहाँ सोशल सिक्योरिटी को वो मायने नहीं रखते हैं। इंक्रीज्ड प्रोटेक्शनिज़म किसका प्रोटेक्शन बढ़ गया है? एमएनसीज़ का। कह रहे हैं कि ये जितनी भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ बन रही हैं, इनका पर्पज़ है एमएनसीज़ को प्रोटेक्ट करना। अनड्यूली इंक्रीज्ड रोल ऑफ बिग बिजनेसेस का रोल बढ़ गया है। गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नाफ्ता, ये सब प्रायोरिटी दे रहे हैं कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स को, कंपनीज़ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, जिसका जो है पुअर पीपल से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ीचर है प्राइवेटाइजेशन। उसमें क्या है, एफिशिएंसी के नाम पे जब मन करे लोगों को निकाल दिया, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जब मन करे प्राइसेस बढ़ा दिए। तो ये क्या हुआ कि बिग बिजनेसेस का रोल बढ़ गया है हर एक देश के अंदर। वर्किंग अगेंस्ट डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कह रहे हैं कि ये जो सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर तो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। दीज आर मोस्टली सबऑर्डिनेटेड टू द राइट्स ऑफ कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, सिर्फ कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स और बेनिफिशियरीज़ के लिए काम कर रहे हैं। नाफ्टा एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट्स को मना कर दिया कि वो कोई नए फंक्शंस नहीं कर सकते, अब प्राइवेट सेक्टर ही आएगा प्रोडक्शन के अंदर। प्राइवेट सेक्टर, अब देखो छोटे छोटे लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि नई इंडस्ट्री लगा पाएँ, तो जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिनके पास हैं वही लगाएंगे ना, और वही और कमाएंगे, वो और अमीर होते जाएंगे और गरीब की कंडीशन वहीं की वहीं रहेगी। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अब तक तो फेलियर ही रहा है, एक सोशल डिज़ास्टर रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आए हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ भी बने हैं, जिससे कि लोकल प्रोड्यूसर्स को नेगेटिव इफ़ेक्ट आया है। मास मीडिया करते हैं वो लोग, उनके पास इतना पैसा है कि वो एडवर्टीज़मेंट्स पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और आज की जनता जो देखती है वो ख़रीदती है, जिस वजह से जो नहीं मीडिया जिनके प्रोडक्ट चाहे अच्छे हैं पर वो लार्ज लेवल पे एडवर्टीज़मेंट नहीं कर पा रहे हैं, रीच नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, उनके बिज़नेस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन से नुकसान ही नुकसान हुआ है। अब कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो आजकल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इन्फेंट स्टेज में है अभी। कह रहे हैं कि अभी ग्लोबलाइजेशन 2 दशकों से ही आया है, 3 दशकों से, तो अभी भी वो फिर भी अभी बच्चा ही है अभी ग्लोबलाइजेशन, अभी टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में। जब वो अच्छे से एक डेवलप्ड स्टेज में आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन, तो उससे पूरे विश्व का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अपरिहार्यता, इससे बच नहीं सकते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी, इट इज़ गवर्नेबल एंड इट कैन बी मेड मोर एंड मोर इफेक्टिव थ्रू एन इंक्रीज इन ग्लोबल लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड अफर्ट। कह रहे हैं आजकल जो चल रहा है सिर्फ नुकसान नहीं है, ग्लोबल लेवल पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाकर कुछ सीख के भी आ रहे हैं, हम उन लोगों से सीख भी रहे हैं और वो हमसे सीख रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हर तरह की, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन एक इसेंशियलिटी हो गई है WTO की वजह से। वर्ल्ड वार के दौरान क्या था कि कई देशों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद में 1945-46 के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उन्होंने लोगों को हेल्प करी कि वो टाइम टू टाइम उनको
अगर कोई क्राइसिस आता है तो यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिल जाती है। अभी कोविड क्राइसिस के टाइम पे भी इन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी हेल्प की है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, और ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ था? वर्ल्ड बैंक के एफ़र्ट से ही। तो WTO के थ्रू ये ज़रूरी हो गया था कि कंट्रीज़ को इसका मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर, आई थिंक कुछ ऐसा था, जो भी है, कुछ एक कंडीशंस ले डाउन की गई थी कि ज़रूरी हो गया था इसका मेंबर बनना और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना। डिफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ स्टेट्स। कह रहे हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन के डिफेक्ट्स हैं ना, ये कुछ एक स्टेट्स की, गवर्नमेंट्स की वजह से, की सेल्फिशनेस की वजह से हैं। ठीक है, कुछ एक कंट्रीज़ ने कोशिश की WTO और ग्लोबलाइजेशन को अपने फेवर में करने की, जिस वजह से ये सब नुकसान हुए। ग्लोबलाइजेशन इज़ गवर्नेबल एंड डिपेंडेबल। कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ गुड थिंग, उसके ऊपर कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं, यानी कि वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि हम उससे दूर भागें। ग्लोबलाइजेशन इज़ डिपेंडेबल, हम उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वो हमारे बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ एक डेंजर्स ज़रूर हैं, लेकिन यही एक तरीका भी है डेवलपमेंट का, सीखने का, एक दूसरे से अपने बिजनेसेस को ग्रो करने का, अपनी बाउंड्रीज तोड़ के हायर लेवल जाने का। तो ज़रूरत क्या है? उन कमियों को दूर करना, जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, वो कमियाँ हैं, उनको दूर करना, ना कि ग्लोबलाइजेशन को। नीड है कि एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए गवर्नेंस का, इंटरनेशनल डिज़ाइन बनाया जाए, एक इंटरनेशनल रूल्स बनाए जाए ग्लोबलाइजेशन के भी, ताकि जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमी पे, कल्चर पे, उनसे बचा जा सके। ज़रूरत ग्लोबलाइजेशन ख़त्म करने की नहीं है, ज़रूरत क्या है? ग्लोबलाइजेशन के अंदर चेंजेस लाने की, ताकि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल सकें और WTO हाईजेक ना हो, यानी कि WTO डेवलप्ड कंट्रीज़ की सारी बात ना माने, इंस्टेड एक बैलेंस रुख लेके चले। ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी। स्टेट सॉवरेनिटी क्या होता है कि पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, जैसे वेलफेयर स्टेट में भी पढ़ा है कि स्टेट या गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, वो श्रेष्ठ है। ग्लोबलाइजेशन के बाद में क्या कह रहे हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन के बाद में स्टेट की सॉवरेनिटी कम हो गई है या लिमिट हो गई है? जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन के बाद में स्टेट की श्रेष्ठता लिमिट हो गई है। वेलफेयर स्टेट के दौरान हमने पढ़ा था कि स्टेट का रोल है वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स देना, उनकी प्रोडक्शंस ओपन करना, एम्प्लॉयमेंट देना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ग्लोबलाइजेशन ने कहा कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन आएगा और ये लोग खुद बनाएंगे, स्टेट ने नहीं बनाना है। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ में स्टेट की सॉवरेनिटी कम हो गई है और लिमिटेशन लग गई है उसके ऊपर। अब स्टेट का रोल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर और डिटर्मिनेटर का। ठीक है, तो अभी फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुलिस फंक्शन में चला गया है, अभी भी स्टेट का रोल एज ए वेलफेयर स्टेट ही है। लेकिन अब इसका स्टेट ओनर और रेगुलेटर की बजाय क्या है? फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेट करना है एक्टिविटीज़ को, कोऑर्डिनेट करना है और सुपरवाइज करना है अपने लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को। इट इज़ द रोल ऑफ स्टेट नाउ। फैक्टर्स लिमिटिंग सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। क्या वो फैक्टर्स हैं या क्या वो रीजंस हैं या वजह हैं जिस वजह से स्टेट की सॉवरेनिटी लिमिट हो गई है? फर्स्ट इज़ लेसन रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक रिलेशंस। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ? लोग खुद बनाएंगे, खुद अपना इकोनॉमिक रिलेशंस बनाएंगे कि कहाँ बेचना है, किसको एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो स्टेट का रोल कम हो गया है। रीजनल फंक्शनलिज्म एंड बाइंडिंग डिसीजंस फॉर मेंबर स्टेट्स। कुछ एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, आसियान, अपेक, ये सब के जो रूल्स होते हैं ना,
वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं मेंबर स्टेट्स या मेंबर कंट्रीज़ को। तो रोल तो उनका बढ़ गया, स्टेट की सॉवरेनिटी लिमिट हो गई है। लिमिटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो डिसीजंस लेंगे वो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लेंगे, इसीलिए स्टेट सॉवरेनिटी लिमिट हो गई। इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल पीपल मूवमेंट्स, अब जब लोगों ने एक दूसरे के कल्चर्स को देखा, सोसाइटी को देखा, इकोनॉमी को देखा, तो एक रेवोल्यूशन आया है। अब सिर्फ यूँ नहीं है कि देशभक्ति की बात है, अब बात है विचारों की। ज़रूरी नहीं है विचार एक ही देश के लोगों के साथ मिले, किसी के भी साथ में मिल सकते हैं। तो ग्लोबल पीपल मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं इस तरह से। मुझे ज़रूरी नहीं है कि अपने देश की हर पॉलिसी पसंद हो। मुझे यूँ लगता है कि स्विट्ज़रलैंड की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का क्लीन एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। तो यहाँ पर बात जो है ग्लोबल पीपल मूवमेंट्स की आ गई है कि लोग भी ग्लोबल हो गए हैं, उनकी डिमांड्स भी ग्लोबल हो गई हैं, इसलिए स्टेट की सॉवरेनिटी लिमिट हो गई है। जब तक पता ही नहीं था दूसरे देशों में क्या चल रहा है, सिर्फ अपना ही अपना पता है तो अपना ही अच्छा लगता है। लेकिन ग्लोबल पीपल मूवमेंट आया है क्योंकि हमने लोगों को जाना है, दूसरी कंट्री, कम्युनिटी, सोसाइटी को जाना है। ट्रीटी ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच स्टेट, सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैव प्लेस्ड लिमिटेशंस। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटी होते हैं, जो लाइक ट्रस्ट के होते हैं ना, ट्रस्ट हेड्स, वो उस तरह से उन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं स्टेट्स के ऊपर, जिस वजह से स्टेट सॉवरेनिटी लिमिट हो गई है। सो ग्लोबलाइजेशन एंड सम अदर फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी कम हुई, क्योंकि स्टेट का रोल कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया इकोनॉमिक रिलेशंस के बीच में, प्रोडक्शन में कम हो गया है। नेक्स्ट इज़ इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द फंक्शंस ऑफ स्टेट। स्टेट का फंक्शन पहले था, आपने पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही था, स्टेट का फंक्शन था वेलफेयर स्टेट। तो अब काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन है, तो स्टेट का रोल कम हो गया है। तो अब जो है स्टेट फैसिलिटेटर है, कोऑर्डिनेटर है, ओनर और कंट्रोलर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब फिर से लेज़िज़ फेयर हो जाएगा या फिर गवर्नमेंट जो है वो पुलिस स्टेट फंक्शन में चली जाएगी, नहीं। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो या स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट में ही रहेगा, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़, दो मेन एक्टिविटीज़ हो गई हैं अब इसकी। अब इसका एक्ट है वही जो बार बार आ रहा है, फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर का। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मार्केट कराना, सिक्योर स्टेबिलिटी इन मार्केट थ्रू इस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो सोशल सर्विसेज दे, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, ये तो अभी भी गवर्नमेंट ने ही देना है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ज़रूरत था जिसको अडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन स्टेट का रोल अभी भी रहेगा वेलफेयर स्टेट का और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मार्केटिंग का। इट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, स्टेट के रोल को क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू फॉर टुडे।